24 पर दुबई के बुर्ज खलीफा के पास विस्फोट हुआ है। ईरान ने मिसाइल से हमला किया और न सिर्फ मिसाइल बल्कि शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल भी किया गया। और दुबई में ये एक या दो नहीं बल्कि मल्टीपल अटैक्स को लेकर यहां पर खबरें हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर। बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग। ईरानियन ड्रोन ने न सिर्फ दुबई में बुर्ज खलीफा के पास में टारगेट करते हुए हमला किया बल्कि और दूसरे इलाकों में भी मिसाइल और ड्रोन के अटैक्स की खबरें निकलकर सामने आई। बहरहाल अटैक के बाद की तस्वीर इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर। बड़े इलाके में, बड़े हिस्से में आग लग गई और दूर से जो तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं वो बुर्ज खलीफा के पास उड़ते हुए धुएं के गुबार की है। और ये दूर से एक और तस्वीर आपके सामने। बताया जा रहा है कि ये पूरी तरह से एक कमर्शियल इलाका है, एक होटल है और होटल के पास ये बड़ा धमाका वहां पर हुआ जिससे निचला हिस्सा पूरी तरह से आग में घिर गया। ईरान के दुबई के बुर्ज खलीफा के पास हमला, होटल में आग लगी। हमले के बाद की तस्वीर इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर आप देख सकते हैं। न सिर्फ दुबई बल्कि कुवैत, बहरीन, इन तमाम जगहों को टारगेट करते हुए कतर में जो यूएस के मिलिट्री बेस हैं उसे टारगेट करते हुए यहां पर अटैक्स किए गए हैं। ईरान की तरफ से मिसाइल्स अटैक किए गए हैं जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है और शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल भी यहां पर किया गया है। और हमले के बाद की तस्वीरें फिलहाल ये दुबई की इस वक्त आप देख पा रहे हैं जहां पर लगातार ईरान की तरफ से ये अटैक्स वहां पर हो रहे हैं। और न सिर्फ रात के वक्त की जो अब ताज़ा तस्वीरें सामने आ रही हैं वो न सिर्फ दुबई पर हुए अटैक से जुड़ी हुई हैं बल्कि जो फुटेज है वो बहरीन के भी सामने आए हैं। यानी कि बहरीन में 5th फ्लीट का जो नेवल बेस का सेंट्रल कमांड है अमेरिका का, उसे दिन के वक्त में टारगेट किया गया था। जो पहला रिटेलिएशन ईरान की तरफ से किया गया था आज के फ्रेश अटैक के बाद। बहरीन के उन इलाकों में अभी भी ताज़ा हमले होने की खबरें हैं और ये हमले कहां जाकर थमेंगे, रुकेंगे, इसको लेकर एक बड़ा सवाल और एक बड़ा संशय जरूर बना हुआ है। लेकिन इस सबके बीच ये अटैक की तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे होंगे, ये दुबई के बुर्ज खलीफा के पास हुए अटैक की तस्वीरें हैं। और मेरे साथ दो खास लोग इस वक्त हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल अरविंद भाटिया इस वक्त हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं और मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी भी हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। मेरे साथ बहुत स्वागत है आपका। लेकिन शुरुआत में एक अपडेट ले लूं संजीव त्रिवेदी से। संजीव, दोपहर में भारतीय समय के मुताबिक 12 बजे के आसपास ये अटैक हुआ, इजराइल अमेरिका का ज्वाइंट ऑपरेशन, और उसके बाद से लगातार अब ईरान की तरफ से रिटेलिएशन हो रहा है और ये कहां जाकर रुकेगा फिलहाल कहा नहीं जा सकता। लेकिन बहरीन से लेकर कुवैत, कतर और दुबई, अबू धाबी की जो तस्वीरें आई हैं सामने फ्रेश अटैक्स की, उसको लेकर एक अपडेट आपसे चाहेंगे। देखिए, अब से कुछ देर पहले एक चिट्ठी लिखी है विदेश मंत्री ईरान के अब्बास अरागची ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेक्रेटरी जनरल को। और इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि ऐसे में जबकि हम पर हमला हुआ है, हम ये मानते हैं कि वो तमाम जो बेसेस हैं अमेरिका के और इजराइल के हमारे क्षेत्र के आसपास वो वैध टारगेट है हमारे और हम उन पर हमला करेंगे। ये हमला तब तक हम जारी रखेंगे जब तक कि ये युद्ध चलता रहता है। इसका अर्थ ये है कि उन्होंने जब ये बात रिपीट की है, ये पहले भी उन्होंने कहा था कि वैध टारगेट होंगे और अब जब वो टारगेट मानते हुए अटैक कर रहे हैं तो कल्पना कीजिए मकसूद कि देखिए वॉर का थिएटर कितना करीब आ गया है। दुबई में हमला हो रहा है, और हम यहाँ दिल्ली में बैठकर बातें कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा दूरी नहीं रह गई है और इस तरह से एक महायुद्ध क्या आकार ले रहा है आप समझिए। और ईरान के जो मिसाइल्स हैं और उनकी जद जहाँ तक है और जहाँ जहाँ पर अमेरिकन बेसेस हैं, अमेरिकन इंस्टॉलेशंस हैं, वहाँ हमले होंगे। जैसा कि आपने बताया भी बहरीन में हमला हो रहा है और बहरीन में आप जानते हैं कि उनकी 5th फ्लीट की हेडक्वार्टर्स है। इसके अलावा रेडार फैसिलिटीज़ जो हैं वो जॉर्डन में हैं, अम्मान में, वहाँ पे भी उन्होंने हमला किया है। और इसके अलावा उनके जितने भी फाइटर पायलट्स के की मौजूदगी है और जितना उनके एयर बेसेस की जगहें हैं उन सब को टारगेट पर लिया जा रहा है। आप ये मानकर चलिए कि भले ही
गति थोड़ी ठहर गई है, थोड़ी रुक रुक करके अब मिसाइलें आ रही हैं, लेकिन ये बदस्तूर जारी है। आज रात 2:30 बजे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद की बैठक होनी है। फ्रांस के आह्वान पर यह बैठक हो रही है, लेकिन क्या कोई हल निकल पाएगा, क्या कोई रास्ता निकल पाएगा? अब से कुछ देर पहले कहा जा रहा था कि ट्रंप संबोधित करेंगे और बताएंगे अभी तक के डेवलपमेंट्स क्या हैं। इसके पहले उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात भी की थी, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, उन्होंने कुछ नहीं बोला है। अब से कुछ देर पहले ये भी बताया गया था कि खमैनी खुद सामने आएंगे और वो अपने देश की जनता को संबोधित करेंगे, लेकिन ये दोनों संबोधन नहीं हुए हैं और रहस्य और ज्यादा गहराता जा रहा है और हमले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और इस सबके बीच संजीव ये भी ध्यान देना होगा कि अंधेरा होते ही ये युद्ध और ज्यादा गहरा हो रहा है और ज्यादा डेंजर जोन में एंटर करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि फ्रेश अटैक्स जो लॉन्च किए गए हैं वो न सिर्फ अबू धाबी दुबई में किए गए हैं, बल्कि बहरीन में अभी करीब आधा घंटा पहले एक और फ्रेश अटैक वहां पर हुआ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, न्यूज़ 24 पर देखिए, वॉर ब्रेकिंग। बहरीन में ईरान का बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है, बहुमंजिला इमारत पर यह हमला किया गया ईरान की तरफ से, और ईरान का शाहेद 136 ड्रोन लगातार ये आग उगल रहा है, अटैक कर रहा है इस पूरे खाड़ी में, मिडिल ईस्ट में, उन तमाम जगहों पर, उन तमाम देशों पर जहां पर कि अमेरिका के ठिकाने हैं, जहां पर अमेरिका के मिलिट्री बेस हैं, जहां पर उसका हवाई अड्डा बना हुआ है, जहां पर उसका नेवल बेस है। ये तमाम ऐसे इलाके, और ये देखें, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रात होने के साथ ही कैसे ये युद्ध और भयावह होता हुआ नजर आ रहा है। ये अपने आप में ये डराने वाली ये तस्वीरें हैं। बहरीन में एक ऊंची इमारत पर ईरानी ड्रोन से हमला होने का फुटेज है। मेजर जनरल अरविंद भाटिया इस वक्त मेरे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल, फर्स्ट कमेंट आपका, ये दिन के वक्त में जो रिटेलिएशन ईरान की तरफ से किया गया, अब क्या पूरा मिडिल ईस्ट झुलसेगा, पूरा खाड़ी अब युद्ध में उतर चुका है? अब ये कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी। जब मिडिल ईस्ट पे इस तरह का, इस लेवल का हमला होता है, और उससे पहले जो जमावड़ा हुआ था फौज का, तो ये बिल्कुल क्लियर था कि ये एक जो युद्ध है ये लोकल लेवल पे नहीं होगा, ये रीजनल लेवल पे होगा। ये विश्व युद्ध का रुख तभी इख्तियार करेगा जब इसमें दो बड़ी महाशक्तियां, जो कि ईरान, रशिया और चाइना, जो ईरान के साथ खड़ी तो हैं, लेकिन वो ओपनली जब तक नहीं आती, ये एक रीजनल युद्ध होके रहेगा। आपने देखा ओमान जो उसके बिल्कुल नेबर है, उसका दोस्त है ईरान का, उस पर अब तक हमला नहीं हुआ। बाकी जहां जहां ये 12 अमेरिकी बेस हैं, जहां उनके 70,000 से 80,000 ट्रुप्स थे, जहां उन्होंने अपने जहाज और लेके लगाए अपने 2 CBGs के अलावा, तो करीब 200 जहाज, EW जहाज, एयर डिफेंस जहाज, अटैक, ग्राउंड अटैक जहाज, बॉम्बर अटैक, बॉम्बर्स जो हैं B-52 बॉम्बर्स, तो या तो मेनलैंड USA से उड़ेंगे या डिगो गार्सिया से उड़ेंगे, बट जो भी उनको लड़ाई की तजवीज के लिए जो सामान चाहिए था विसिनिटी में या यूरोप में स्टेज फॉरवर्ड करना था, वो उसने किया। तो ये तो होना ही था और ये लाजमी भी है। हमने ये भी देखा कि ईरान के पास ना तो ऐसी कोई एयरफोर्स है जिससे वो बदला ले सके, ना उसके पास कोई ऐसी नेवी है। 3 सबमरीन है, छोटे छोटे फ्रिगेट्स हैं, बहुत छोटी वाली सबमरीन है, मिजेट सबमरीन उनको बोलते हैं, जिसमें 2 टॉर्पीडो तकरीबन आते हैं। बहुत पुरानी रशियन क्लास की ये सबमरीन, किलो क्लास सबमरीन हैं 3। उसके अलावा उसके पास 3 फास्ट अटैक बोट्स है, जिसका वो इस्तेमाल करके जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको बंद करने की तजवीज हो रही है। और क्योंकि अब ये सिविल इलाके में आ गया है, क्योंकि अब ये तेल के प्रोडक्शन सेंटर्स में और फैसिलिटीज में उसमें आ गया है, और अमेरिका का वार्निंग जो आ गई है कि जितनी भी शिपिंग है वो सिविल शिपिंग इन जगहों से दूर रहे, तो ये युद्ध जो है वो बढ़ेगा। और मेरे को ये लगता है कि आज पहली रात है, ये इस तरह की कयामत वाली रात और 2 या 3 होंगी, जिससे पहले कि थोड़ा सा इसमें एक विराम आएगा। और विराम इसलिए आएगा क्योंकि ईरान की वॉर वेजिंग जो कैपेबिलिटी है, जो क्षमता है, वो एक फाइनाइट क्षमता है। पहले तो जो असला उसने ले सकता था, चीन उसको दे सकता था, टर्की दे सकता था, रशिया दे सकता था, वो जितना उसने ले लिया और जितना खुद प्रोड्यूस कर लिया,
उसके बाद अब क्योंकि पूरा एयर स्पेस बंद कर दिया गया है, तो इस तरह का माल और असला आना मुश्किल हो जाएगा और उसकी सस्टेनेबिलिटी धीरे धीरे कम होती रहेगी। आपने देखा जो पहले बैलिस्टिक मिसाइल्स थी, अब वो ड्रोन्स ने उसकी जगह भी ले ली है कई जगह तक। तो उसके बाद तकरीबन 3000 ड्रोन माने जाते हैं, उसके पास 3000 से 8000 बैलिस्टिक मिसाइल्स मानी जाती हैं, और उसके पास वो रूडिमेंट्री सी एयरफोर्स है, और उसके पास प्रॉक्सीज है, हिजबुल्लाह, हमास और हुतीस की। उनके पास भी अपने एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स हैं, उनके पास भी हमला करने की के लिए नेवल के एसेट्स हैं। तो ये सब अब ये जो होगा, ये अगले 24 से 48 घंटे पे इस लड़ाई की इंटेंसिटी बढ़ने ही वाली है, घटने नहीं वाली। और लगातार जिस तरह से ईरान लगातार बैक टू बैक अटैक्स कर रहा है बहरीन से लेकर अबू धाबी, दुबई और इन जगहों पर, तो इसको लेकर भी एक बड़ा सवाल जरूर बना हुआ है। ब्रिगेडियर दहिया भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आपसे आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक वॉर ब्रेकिंग आपको बता दें। इस वक्त न्यूज़ 24 पर दुबई जाने वाली तमाम उड़ानें इस वक्त रद्द होने की खबरें हैं। भारत की तरफ से हम बात करें तो डीजीसीए ने भी एयरलाइंस को एडवाइजरी जारी कर दी है, 11 देशों के एयर स्पेस का इस्तेमाल ना करें। यह साफ एडवाइजरी डीजीसीए की तरफ से है। दुबई जाने वाली कई सारी उड़ानों को रद्द किया गया है, क्योंकि दुबई में भी मल्टीपल अटैक्स यहां पर देखे गए हैं। न सिर्फ मिसाइल अटैक्स वहां पर हो रहे हैं, बल्कि ड्रोन के जरिए भी अटैक्स वहां पर हुए हैं। बुर्ज खलीफा के नजदीक की तस्वीरें अटैक की बात की इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर आप देख पा रहे होंगे। तो यही दरअसल इस वक्त दुबई और बहरीन, ये दो जगहों पर ज्यादा टारगेटेड हमले की खबरें हैं। कतर पर भी जो यूएस मिलिट्री बेस है, एयर बेस है, उस पर अटैक की खबरें आई थी। कुवैत पर भी कुछ जगहों पर हमले यहां पर हुए थे। ब्रिगेडियर दहिया, मिडिल ईस्ट इस वक्त जल उठा है। आज की रात बेहद अहम रात, करीब 2:30 बजे के आसपास यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की एक इमरजेंसी बैठक फ्रांस के ने कॉल ऑन की है यहां पर। क्या उसके बाद कुछ यहां पर निकल कर आएगा? लेकिन अगले कितने घंटे बहुत क्रूशल आप इस वक्त मान रहे हैं इस पूरे मिडिल ईस्ट के लिए? डेफिनेटली ये जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई है, यूएन की जो काबिलियत है किसी कॉन्फ्लिक्ट को रोकने की, वो तो जग जाहिर है। वो तो इट इज़ ए वेरी नॉन इफेक्टिव टूल। वो सिर्फ बातें होती हैं, लेकिन उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। लेकिन जहाँ तक कि इज़राइल का जो जवाब है, और ख़ास करके मिडल ईस्ट में जो भी अमेरिकन मिलिट्री टारगेट्स हैं और जो बेसिस हैं, उनको वो टारगेट किए जा रहा है। और ये जो टारगेटिंग है, हमारी समझ से ये जारी रहेगी, क्योंकि इस समय जो बेसिक जो कैपेबिलिटी है जो ईरान के पास है, वो है उसकी क्रूज़ मिसाइल्स। और उसकी क्रूज़ मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करना इतनी आसान बात नहीं है, इसलिए वो इस मामले में सक्सेस भी पा रहा है। और क्योंकि इस जो इज़राइल और अमेरिका के साथ जो लड़ाई है, इसके अंदर जो डिस्टेंसेस हैं, एक दूसरों की देशों की जो हदें हैं, वो बहुत दूर दूर हैं। तो इसलिए ईरान ने अपनी कैपेबिलिटी फोकस रखी है क्रूज़ मिसाइल पे, और आगे आगे आप देखेंगे कि क्रूज़ मिसाइल्स का ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। और जो कि अमेरिका और इज़राइल की जो टारगेटिंग है, वो बेसिकली यही है कि उसकी ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी को किसी तरह से बर्बाद किया जाए। और न्यूक्लियर की जो बात है, वो तो पहले भी उन्होंने न्यूक्लियर टारगेट्स पे हमला किया था, लेकिन कोई ख़ास इतनी सक्सेस नहीं मिली थी। लेकिन इस आगे जैसे कि आप बढ़ते हैं इस लड़ाई में, इस युद्ध में, अभी इसमें ये देखना पड़ेगा कि रशिया की इसके अंदर और क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। क्योंकि अमेरिका जो है वो पुतिन के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से दूर रहेगा। और जैसा कि पहले भी बताया गया था कि जो काफ़ी जो नेवल बेसिस हैं ईरान के, उसके अंदर काफ़ी रशियन शिप्स भी मौजूद हैं जी। तो इसको अभी आगे देखना पड़ेगा ये किस तरह करवट लेता है। लेकिन क्या इतनी आसानी से गिव अप करेंगे ईरान को लेकर रशिया और चाइना, जो कि लगातार यहां पर चाइना तो सैटेलाइट इमेजेस भी तक प्रोवाइड वहां पर कर रहा है, जिस तरह की खबरें आई थी। संजीव, इस पर मुझे आपका रिएक्शन चाहिए। क्या इतनी आसानी से ईरान को गवाएंगे या उसे जाने देंगे? क्या उसे इतनी आसानी से छोड़ पाएंगे रशिया और चाइना? क्योंकि एक अकेला ईरान है मिडिल ईस्ट में, जो कि अमेरिका से और इजराइल से डटकर मुकाबला कर रहा है। अगर ईरान हारा,
इसका मतलब रूस और चीन की पकड़ पूरी तरह से मिडिल ईस्ट से हट जाएगी और जिस नए सो कॉल्ड वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर लगातार 2027 का जिक्र हो रहा है, वहां फिर ये दोनों कहां खड़े होंगे? देखिए, जहाँ तक ईरान का सवाल है, उसके साथ वैसे तो कागज़ों पर मित्रता निभाने वाले ये दो बड़े देश हैं, चीन और रशिया। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि उनके साथ कौन एक्टिवली लड़ेगा, तो उस बारे में तो बहुत आसानी से समझी जा सकती है कि ये लड़ाई ईरान की लड़ाई है, ये लड़ाई चीन की लड़ाई या फिर रूस की लड़ाई नहीं है। और आप जानते हैं कि भूगोल चीन को और रूस को ईरान से भूगोल ने बहुत दूर रखा हुआ है, लिहाजा कोई ईरान का ऐसा मसला जो उन्हें सीधे तौर पर प्रभावित करता है ऐसा तो है नहीं। लेकिन ये ज़रूर है कि एक्टिवली भले वो साथ न लड़ें कंधे से कंधे मिलाकर, लेकिन बाकी जितनी भी समर्थन है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन से सबसे पहले जो मांग की गई थी बैठक की यूएनएससी से, वो इन्हीं दोनों देशों ने की थी। हालांकि फ्रांस ने फाइनली लिखित में दिया और ये बैठक आज कॉल हुई है। जाहिर है कि इस बैठक में भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस बात की पैरोकारी की जाएगी। एक एक्सिस है, वो एक्सिस जो कि अमेरिका के खिलाफ है, और वो एक्सिस जिसमें कि चीन, रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देश हैं। लेकिन प्रश्न यही है कि आखिरकार ईरान जब इन स्थितियों में है जहां वो अकेला लड़ रहा है, तो क्या उसके साथ कोई दिखाई पड़ रहा है? और इसका बड़ा सीधा उत्तर है अमेरिका के खिलाफ, अमेरिकन मिलिट्री माइट के खिलाफ फिलहाल कोई उतरना नहीं चाहता। जी, स्ट्रैटेजिकली उसके साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन फिजिकली वो अभी फिलहाल वहां उनका अपीयरेंस नहीं है। लेकिन बने रहेगा मेरे साथ। एक बड़ी खबर, एक वॉर ब्रेकिंग। आगे बढ़ने से पहले बता दें, फिर उसके बाद आगे तमाम डिफेंस एक्सपर्ट से बात करेंगे। बड़ी खबर क्या है? इजराइल के तेल अवीव में ईरान ने मिसाइल्स दागी है। इजराइल के आसमान में मिसाइलों में विस्फोट हुए क्योंकि इंटरसेप्ट वहां पर किया जा रहा है। जो डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव है इस वक्त पूरी तरह से, और तमाम न्यूट्रलाइज करने की कोशिश हो रही है ऐसे तमाम मिसाइल्स को जो कि तेल अवीव और इजराइल के दूसरे शहरों पर टारगेट करने की कोशिश है। ये देखें, ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने। ईरान की तरफ से जब इजराइल पर अटैक करती हुई मिसाइल्स आगे बढ़ रही थी, फौरन वहां पर एक्टिव हुआ डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम भी है वहां पर, और बाकी हाल ही में अमेरिका की तरफ से एक एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम जो दिया गया था वो भी वहां पर लगातार, उसकी भी कुछ बैटरीज वहां पर पिछले दिनों इंस्टॉलेशन के को लेकर तस्वीर हमने देखी थी 2 महीने पहले की, तो ये वहां पर लगातार एक्टिव हैं। और ये इस वक्त सूरत हाल इस वक्त इजराइल का, क्योंकि जब ईरान से कोई अटैक इजराइल की तरफ होता है तो रास्ते में ऐसे तमाम एक लंबी दूरी होती है जिसमें बीच में उन मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जा सकता है, उनकी लोकेशन दी जा सकती है, क्योंकि वहां पर यूएस के मिलिट्री बेस मौजूद हैं। और यही वजह है कि इस बार ईरान लगातार अटैक कर रहा है इन तमाम देशों में मौजूद यूएस के मिलिट्री बेसिस को। मेरे साथ इस वक्त खास सहयोगी डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं, मेजर जनरल अरविंद भाटिया जी। ईरान की जो स्ट्रैटेजी है मिडिल ईस्ट को टारगेट करने की, क्या इसके बाद अमेरिका क्या थोड़ा कमजोर हो सकता है? क्या वो बैकफुट पर आ सकता है, या फिर मिडिल ईस्ट के ये देश भी अगर सीधे तौर पर ईरान को अटैक करने लगे, क्योंकि हाल ही में सऊदी अरब ने यूएई के प्रेसिडेंट से बात करके अपनी सॉलिडारिटी दिखाई है और इस पर नाराजगी भी उन्होंने जताई है। पहली बात तो ये समझना होगा कि ज्यादातर देश इसमें अमेरिका के साथ हैं। 12 बेसेस उनके मिडिल ईस्ट में हैं। सऊदी अरेबिया ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि वो इसका बदला लेंगे। कतर ने भी इसी तरह के बयानात दिए हैं। दुबई, यूएई जो है वो भी इसमें ईरान के अगेंस्ट शामिल होगा। तो इसमें मुस्लिम ब्रदरहुड या मुस्लिम उम्मा की बात कहीं नहीं आती। इसमें अब सब ये जितने भी देश हैं मेरे हिसाब से अभी यूएसए के साथ खड़े होंगे। और जिस तरह की अभी तक की जो ऑपरेशन हुए हैं, या ईरान की तरफ से मिसाइल या ड्रोन्स या क्रूज मिसाइल या उनके कोस्टल बैटरीज भी हैं, मिसाइल बैटरीज जो हैं, जो कि उनकी नेवी जो उनके बेड़े हैं सीबीजी को, उसको अटैक कर सकते हैं। उनकी फास्ट अटैक बोट्स हैं, मिसाइल बोट्स जो तकरीबन 3000 उसके पास है, वो उनके डिस्ट्रॉयर्स और उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स को टारगेट कर सकते हैं। बट इन सब के लिए यूएसए ने पहले से तजवीज बनाई हुई है। पहले से उसने 1 लेयर नहीं, 2 लेयर नहीं, 3 लेयर, उसके पास आयरन डोम है, उसके बाद डेविड स्लिंग है, उसके बाद एरो है,
उसके बाद थार्ड बैटरीज हैं, उसके बाद पेट्रियट बैटरीज हैं, उसके पास एंटी एयर डिफेंस के लिए जहाज हैं, उसके बाद बहुत सारा टेक्नोलॉजी और साजो सामान है, उसके बाद जैमर्स हैं जिससे वो ये इन मिसाइल्स को जैम करने के और होम ऑन करने से रोक सकता है। तो मेरे को नहीं लगता कि जो अभी तक ईरान ने ताकत दिखाई है उससे कोई कमजोरी इजराइल के ऑफेंसिव में या यूएसए के ऑफेंसिव में आएगी। ईरान ने ये खेल जरूर खेला है कि जितने वो अब सिविल इलाकों को टारगेट करेगा मिडिल ईस्ट के देशों में, वो एक तरह से एक ग्राउंड स्वेल बनाना चाहता है कि उसकी पब्लिक अपने जो उनके जो राजनीतिक लीडर्स हैं उन पे दबाव डाल सके कि इसको लड़ाई को जल्दी खत्म किया जाए। दूसरा दबाव ये है, आपको पता है इंडिया जिस तरह से अब तेल महंगा होता जाएगा, इंडिया को नुकसान होगा, चाइना को नुकसान होगा, बट फायदा किसको होगा? रशिया को बहुत फायदा होगा, फाइनली सऊदी अरेबिया को फायदा होगा, यूएसए को फायदा होगा, क्योंकि वो तेल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, उनके पास तेल के भंडार ज्यादा हैं। तो जिस तरह से ये लड़ाई आगे बढ़ेगी, तेल के दाम आगे बढ़ेंगे, यूएसए को इनडायरेक्टली इसमें फायदा ही होगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास तकरीबन 74 दिन के ऑयल रिजर्व्स हैं, चाइना के पास तकरीबन 3 महीने के ऑयल रिजर्व्स हैं, 90 दिन के। तो ये जैसे जैसे ये लड़ाई ज्यादा बढ़ती रहेगी, ये ऑयल इकोनॉमी पे बहुत डायरेक्ट प्रेशर आएगा और वो प्रेशर लड़ाई को रोकने के लिए और दोबारा डायलॉग शुरू करने के लिए तरफ दोबारा से जाएगा। लेकिन आज पहली रात है, ये अभी हमें एकदम से नहीं सोचना चाहिए कि ये कोई पीछे हटेगा। अभी ना तो ईरान पीछे हटेगा, ना यूएसए पीछे हटेगा, ना इजराइल पीछे हटेगा। ये जो बातें हो रही है पीछे हटने की या कमजोरी की, ये 72 घंटे के बाद ज्यादा उभर कर सामने आए। यानी कि ये 72 घंटे बेहद अहम है और लगातार जिस तरह से ईरान एग्रेसिवली अटैक कर रहा है, रिटेलिएट कर रहा है, उसको लेकर एक सवाल जरूर है। इस सबके बीच ईरान ने 3 मंजिला इमारत पर मिसाइल दागी है, मिसाइल हमले से इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है और बहरीन में भी लगातार वो अटैक्स यहां पर कर रहा है। बड़ी खबर है इजराइल के हाइफा से, जहां पर ईरान ने अटैक किया है। ईरान ने एक 3 मंजिला इमारत को निशाना बनाते हुए ये अटैक किया था और इसके बाद की जो तस्वीरें वहां से सामने आई, ये देखिए तस्वीरें। पूरे इलाके में इस वक्त धुआं इस वक्त कर दिया है। ईरान लगातार अपने मिसाइल अटैक्स पर आ चुका है, वही मिसाइल अटैक्स जिसने 2025 में ईरान को एक एज देकर रखा था लगातार इजराइल पर अटैक्स में। लेकिन उस वक्त सिर्फ इजराइल पर अटैक किए जा रहे थे, लेकिन इस बार मिडिल ईस्ट में बाकी और तमाम देशों पर हमले हो रहे हैं जहां पर कि यूएस के मिलिट्री बेस जहां पर मौजूद हैं। ब्रिगेडियर दहिया मेरे साथ लगातार इस वक्त बने हुए। ब्रिगेडियर दहिया, इजराइल पर अटैक हो रहा है, लेकिन इस बार इजराइल के साथ साथ बहरीन, कुवैत, कतर, अबू धाबी, दुबई, इन तमाम जगहों को निशाना बनाया जा रहा है। बहरीन को निशाना बनाया जा रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये पहला ऐसा मौका जब एक साथ 6 से ज्यादा देशों पर हम मिसाइल्स गिरते हुए, रॉकेट गिरते हुए, ड्रोन गिरते हुए हम देख रहे हैं। और जैसा कि मेजर जनरल ने कहा कि ये अभी हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, कम से कम 72 घंटे बेहद क्रूशल, उसके बाद ही डायलॉग्स को लेकर बात हो सकती है। और खुद आज इस हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को कहा भी था कि ये 4 दिन तक तो ऐसे ही चलता रहेगा। देखो, पिछले जो 2025 में भी जो लड़ाई हुई थी, उसके बाद भी कोई कंक्लूसिव रिजल्ट नहीं आया था। उसमें भी यही एम था कि इजराइल की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको बर्बाद किया जाए, और कोशिश थी कि एक वहाँ पे रजीम चेंज की जो अमेरिका और इजराइल द्वारा, वो भी कामयाब नहीं हुई थी। और 2025 के भी जो लास्ट एंड में भी आपने देखा था कि इजराइल ने जो अमेरिकन बेसिस जो कि बाकी मुस्लिम बांग्लादेश उनके आस पड़ोस में थे, उन पर भी हमला हुआ था। तो ये इसमें कहना कि ये जो जैसे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बोला है कि ट्रंप ने कि ये 4 दिन तो चलेगा और 4 दिन के बाद जो इजराइल घुटने टेक देगा, मेरे को नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि इजराइल इस चीज़ के लिए तैयार है। और जो उसकी जो बाकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जहाँ तक कि नेवल कैपेबिलिटीज़ हैं और एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज़ हैं, वो काफ़ी सीमित हैं। लेकिन उसको पता है कि जिस माहौल में वो लड़ाई लड़ेगा, जिस एनवायरनमेंट में वो लड़ाई लड़ेगा, उसकी असली काबिलियत है उसकी मिसाइल कैपेबिलिटी, और उस पर उसने काफ़ी
पुरजोर मेहनत की है और उसके अंदर काफ़ी असला है उसके पास। तो ये इज़राइल विल बी रेलिवेंट, सॉरी ईरान विल बी रेलिवेंट, और वो हर हमले का जवाब जरूर देगा। लेकिन क्या जो पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स जो इज़राइल और अमेरिका ने इस समय लड़ाई में शामिल होने से पहले जो सुनिश्चित किए थे, क्या वो अगले 4 दिन, अगले 10 दिन में वो क्या इसको हासिल कर पाएंगे? इस पे एक बहुत बड़ा सवाल है। और क्योंकि लड़ाई की हार जीत सिर्फ उसी एक चीज़ से डिसाइड होती है कि आपने लड़ाई शुरू करने से पहले आपके पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्या थे, आपका क्या एम था, और क्या वो एम अचीव कर पाएंगे। द प्रेजेंट हालात में अगले, जैसे कि उन्होंने बोला कि 4 दिन तो ऐसा चलता रहेगा, शायद 4 दिन के बाद उनकी अल्टीमेट विक्ट्री होगी। मेरे को नहीं लगता कि ये 4 दिन के बाद ऐसे माहौल बदले जाएंगे। और इसी को लेकर एक और संजीव से आकर हम बात करेंगे तमाम डेवलपमेंट्स को लेकर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक वॉर ब्रेकिंग आपको बता देते हैं, बड़ी खबर। ये देखें तस्वीरों के जरिए, ये तस्वीरें आप दुबई की देख रहे हैं। इस सब के बीच एक और वॉर ब्रेकिंग, ईरान के लामेर्द में इजराइल का हमला हुआ है। जिम पर हमले में 15 से ज्यादा लोगों की मौत की खबरें, हमले में मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। ईरान के लामेर्द में ये बड़े अटैक की खबरें, 15 से ज्यादा लोगों की मौत की खबरें, क्योंकि अटैक्स लगातार दोनों तरफ से हो रहे हैं। न सिर्फ ईरान की तरफ से रिटेलिएशन हो रहा है ड्रोन के जरिए, उसमें शायद 136 का इस्तेमाल हो रहा है मिसाइल्स के जरिए, बल्कि कुछ देर पहले इस तरह की अपडेट्स भी जो ईरानियन सोर्सेज हैं वो सोशल मीडिया पर दावा कर रहे हैं कि मैक 15 की रफ्तार से जो बैलिस्टिक मिसाइल आगे बढ़ती है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, वो भी पहली बार आज ईरान की तरफ से इस्तेमाल की गई है। सेजिल उसका नाम यहां पर बताया जा रहा है, जिसकी रफ्तार मैक 15 है। लेकिन फिलहाल आप जो तस्वीर इस वक्त देख पा रहे हैं वो दुबई की तस्वीरें हैं, जहां पर ये अटैक्स होने के बाद किस तरह की अफरा तफरी वहां पर मची वो आप देख पा रहे हैं। संजीव मेरे साथ लगातार यहां पर बने हुए। संजीव, लगातार ये अटैक हो रहे हैं, एक तरफ यूएनएससी की मीटिंग कॉल की गई है इमरजेंसी, लेकिन इस सब के बीच वो बयान बेहद अहम है ओमान के विदेश मंत्री का, वो विदेश मंत्री ओमान के जो कि पिछले 3 दिनों के इस नेगोशिएशन टॉक को लीड कर रहे थे, मीडिएशन कर रहे थे अमेरिका और ईरान के लिए। उन्होंने 4 घंटे पहले कहा था कि अमेरिका का इसमें कोई फायदा नहीं है, अमेरिका को इससे आगे अब नहीं बढ़ना चाहिए, कुछ इस तरह के अल्फाज उन्होंने वहां पर इस्तेमाल किए थे अपने बयान में। सवाल इसको लेकर, इस जंग का, इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि ईरान तो तमाम शर्तों को मानने के लिए तैयार था। एक तरफ बातचीत हो रही है, जैसे 2025 में हुआ, अचानक से आज इजराइल ने अटैक कर दिया। जी हाँ, देखिए, अगर हम ओमान के विदेश मंत्री की बात माने तो उन्होंने कई इंटरव्यूज में इस बात को, इस हमले के पहले कहा था कि वियना में जो बैठक होने वाली है उसके बाद वहाँ ब्रेक थ्रू हो जाएगा और हम शांति प्रक्रिया के बहुत करीब पहुँच चुके हैं। और जो 4 दौर की बातचीत, चौथी दौर की बातचीत हो रही थी, ये काफ़ी होगा शांति तक पहुंचने के लिए। और पहली मुलाकात जो मस्कट में हुई थी, उसके अलावा 2 और मुलाकातें हो गई थी जेनेवा में, जिसके बाद ये मुलाकात प्रस्तावित थी। उनका ये भी कहना था कि हम आपको बताना चाहते हैं कि जितने भी फिसाइल मटेरियल हैं, जो एनरिच्ड यूरेनियम है, उसे सौंपने के लिए तैयार हो गया है ईरान, और जो उसके पास बचेगा उससे वो एनर्जी बना लेगा, लेकिन कहीं भी उसके एनरिचमेंट के ज़रिए बॉम्ब बनाने की कोई बात नहीं है, यह आश्वासन भी दिया जाएगा। और साथ ही साथ IAEA का इंस्पेक्शन भी ईरान कराने के लिए तैयार हो गया था। तो ये वो शर्तें थीं जो कि अमेरिका चाहता था कि पूरी हो, वो पूरी भी हो रही थी। और ऐसे में ये अटैक हो गया। अटैक होने के बमुश्किल 5 घंटे पहले ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति, उन्होंने कहा कि मैं खुश नहीं हूं जिस तरह से नेगोशिएशंस चल रहे हैं और जो हम मांग रहे हैं वो दिया नहीं जा रहा है। लेकिन यहाँ तो सब कुछ दिया जा रहा था और ये इंटरव्यू भी हमले के पहले हुआ था। तो ऐसा लगता है कि ये जो बातचीत चल रही थी, इस बातचीत को केवल समय कुछ ज़्यादा मिल जाए तैयारियों के लिए, इसके लिए इस्तेमाल कर रहे थे इजराइल और अमेरिका। और जैसे ही उन्होंने अपने तमाम इंस्टॉलेशंस को महफूज कर लिया, उन्होंने जिस तरह से अमास किया है पूरे मिडल ईस्ट में अपनी सैन्य शक्ति, चाहे वो बुलाई है साउथ ईस्ट एशिया से, चाहे वो बुलाई है वेनेजुएला से, इन सबों को जब उन्होंने एकत्रित कर लिया तो उन्होंने हमला बोल दिया। बातचीत में कोई दम नहीं था और न ही केवल
एनरिचमेंट एक मसला है, मसला वहाँ से ज़्यादा है। वो चाहते हैं कि वहाँ पर एक रेजीम का बदलाव हो, खमैनी की सत्ता ख़त्म हो, और इस प्रयास में आज का ये हमला है। जी हाँ, लेकिन क्या 35 सालों से जो सत्ता चल रही है, जिसने पूरा सिस्टम वहां पर बनाया है और वही सिस्टम ऑपरेट कर रहा है, और अगर खामनेई निशाने पर हैं, चूंकि लगातार टारगेट पर खामनेई इसको लेकर अमेरिका और नेतन्याहू लगातार अपनी बात साफ करते रहे हैं, तो वो अगर वहां नहीं रहेंगे, खामनेई को अगर असैसिनेट कर दिया जाता है, उन्हें वहां से हटा दिया जाता है, उसके बाद कमान कौन संभालेगा और वो और ज्यादा कितने एग्रेसिवली वो रिटेलिएशन करेंगे, इसको लेकर भी पहले से ही प्लान और स्ट्रैटेजी बन चुकी है। इसको लेकर भी लगातार पिछले कई दिनों से खबरें वहां पर आ रही थी। लेकिन इस सबके बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, हमले में ईरान में 201 लोगों की मौत की खबरें हैं। इसमें करीब 65 तो वो स्टूडेंट हैं, वो छात्राएं हैं जो कि स्कूल या कॉलेज में पढ़ती थी। ये देखें हमले के बाद की तस्वीरें जहां पर अटैक हुआ था, और इसमें बड़ी तादाद में छात्राएं मारी गई थी। गर्ल्स कॉलेज वहां पर था, और इस हमले के बाद जो परिजन हैं वो अपने बच्चों को तलाशने के लिए वहां पर पहुंचे थे। खासी अफरा तफरी वहां पर रही। ये फ्रेश अटैक, जो पहला अटैक हुआ था, ये उसके धमाके के बाद की तस्वीरें जहां पर बड़ी कैजुअलिटी वहां पर हुई है। ईरान में करीब 201 लोगों की मौत की खबरें यहां पर निकलकर सामने आई हैं। मैं एक बात बताना चाह रहा हूं कि जो ये डिस्कशन हो रही थी, जो ये टॉक्स हो रही थी, वो ईरान न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल पे सीमित रखना चाह रहा था जी, जबकि यूएसए के और इजराइल चाहता था कि मिसाइल ये जो इनकी मिसाइल कैपेबिलिटी है उस पर भी अंकुश लगाया जाए, वो भी रद्द की जाए। ये 2000 किलोमीटर तक सीमित रखने की बात हो रही है। और अभी ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल किंजाल जो इनके पास रशिया से आए हैं, ये जो मैक 15 और मैक 20, इनको समय नहीं मिलता ये आयरन डोम हो या कोई और जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं इनको रोक सके, क्योंकि लॉन्च और इनके एक्टिवेट होने के बीच में जो समय है वो बहुत कम होता है, क्योंकि इनकी रफ्तार इतनी तेज होती है। तो जो टॉक्स थी वो ईरान चाह रहा था और उस पर कुछ मान भी रहा था कि वो खाली फिसाइल मटेरियल पे हो। वो ये भी करने को तैयार था कि 460 किलोग्राम जो उनके एनरिच यूरेनियम है वो रूस को हैंडओवर कर देगा। लेकिन मिसाइल और जो प्रॉक्सीज हैं और जो रिडीम चेंज की बात अभी यूएसए और इजराइल कर रहे हैं, उस पर कोई ऐसी बातचीत नहीं हो रही थी। तो ये जो बातचीत थी ये एक मेरे हिसाब से एक दिखावा था। पहले वो अब्राहम लिंकन की वेट कर रहे थे और दबाव डाल रहे थे कि वो जब ये जमावड़ा होगा तो इससे शायद ईरान ब्लिंक करे। वो नहीं ब्लिंक किया। उन्होंने दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड फोर्ड को भेजना शुरू किया कैरेबियन सी से। वो जो मेडिटेरेनियन में घुसा, उन्होंने सोचा कि अब ये मान जाएगा, लेकिन वो नहीं माना। और जैसे ही वो इजराइल के पास पहुंचा और उसने बेड़ा डाला तो ये अटैक शुरू हो गए। आप ये ध्यान रखें कि 8 देशों पे हमला हो गया, 12 बेसिस पे हमला हो गया जहां उनके एयरक्राफ्ट उड़ सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट कहां से उड़ सकते हैं? वो इन एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ सकते हैं। उनके पास ऐसी तकनीक है कि 75 से 90 एयरक्राफ्ट जो इन युद्ध पोतों में है वो उनका इस्तेमाल करके 270 करीब सॉर्टीज एक दिन में लगा सकते हैं। जो निप्स क्लास जो जेराल्ड फोर्ड है वो 270 सॉर्टीज एक दिन में कर सकती है। और जो दूसरी है अब्राहम लिंकन, वो 160 जहाज सॉर्टीज वो एक दिन में कर सकती है। तो 400 से 500 सॉर्टीज वो अपने इन 2 सीबीजीज के थ्रू ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं। तो ये जो इतनी बड़ी क्षमता है, इसके आगे ईरान कितनी देर तक टिकेगा? क्योंकि अब सबको पता है, दुनिया देख रही है कि रशिया और चाइना अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर रहे हैं। वो डायरेक्टली इस वॉर में नहीं घुसना चाहेंगे। तो कब तक ईरान इसको सस्टेन कर पाएगा? और जो जैसे ब्रिगेडियर दहिया बोल रहे थे कि जो जियोपॉलिटिकल अगर उनके 3 या 4 एम है, पॉलिटिको मिलिट्री एम जो है, वो उनकी मिसाइल शक्ति को रद्द करना, उनके न्यूक्लियर एसेट्स को रद्द करना, उनके रिजीम को चेंज करना और उनके प्रॉक्सीज को खत्म करना, जो फंडिंग और वेपनाइजिंग या जो ट्रेनिंग उनको हो रही है उसको पूरी तरह से खत्म करना। अगर ये चारों पॉलिटिको मिलिट्री एम है तो मेरे को नहीं लगता कि उनको अचीव करे बिना यूएसए और इजराइल अभी पीछे की तरफ या डायलॉग की तरफ कोई कदम उठाएगा।
एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, वॉर ब्रेकिंग, फिर उसके बाद ब्रिगेडियर दहिया से बात करेंगे। वॉर ब्रेकिंग क्या है इस वक्त आपके सामने? ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया है। बड़ी खबर, फारस की खाड़ी में जहाजों की आवाजाही फिलहाल इस वक्त पूरी तरह से रुक चुकी है। दुनिया की तेल सप्लाई पर, गैस सप्लाई पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि दुनिया का 20% कच्चा तेल इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होकर गुजरता है। खासतौर पर इराक और सऊदी अरेबिया का जितना भी ऑयल है वो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से उतरकर यूरोप और बाकी जगहों पर जाएगा, और यहीं से दुनिया की करीब 1/3 जो गैस की सप्लाई है वो भी यहां इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के जरिए होती है, जिस तरह से आंकड़े सामने आए हैं। तो ये एक बड़ा इंपैक्ट हो सकता है, और न सिर्फ इसका असर यूरोप या बाकी और देशों पर पड़ेगा, बल्कि अगर लंबे वक्त तक ये खींचा तो जाहिर तौर पर सीधे तौर पर प्रभावित भारत भी होगा। हम पर भी इसका असर यहां पर पड़ सकता है। ये एक बड़ा अहम है। लेकिन ब्रिगेडियर दहिया, इट्स वेरी क्लियर, ईरान वर्सेस ऑल, क्योंकि ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका साथ खड़े हैं, और जहां अमेरिका खड़ा है वहां पर नाटो खड़ा हुआ नजर आ रहा है, वहां पर मिडिल ईस्ट के ये तमाम देश नजर आ रहे हैं खड़े हुए। तो रशिया और चाइना मुंह जुबानी तो साथ में आ रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर इस जंग से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अमेरिका, इजराइल एक तरफ और बाकी ईरान एक तरफ। नाउ ब्रिगेडियर दहिया, कितने दिनों तक ये फाइट यहां पर कर पाएगा ईरान पिछले 2025 के हालात को देखते हुए? देखो, जहाँ तक कि अंदेशा है, अभी तक ईरान के पास भी तकरीबन अभी हर तरह की जो मिसाइल रेंजेस अवेलेबल हैं और क्वांटिटी अवेलेबल है, और तकरीबन 2000 के करीब तो मिसाइल उसके पास अभी भी हैं। और किस दिन कितनी मिसाइल वो इस्तेमाल करता है ये उस पर डिपेंड करता है। और जहाँ तक कि ये भी बताया गया कि भाई बेसिक एम जो मिलिट्री जो एम था, पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स के अलावा जो मिलिट्री एम था वो था कि मिसाइल की इस ईरान की इस मिसाइल कैपेबिलिटी को नाकामयाब करना, और कितना इसको वो नुकसान पहुंचा पाए हैं, ये भी इस बात को दर्शाएगा कि कितने दिन तक ये लड़ाई लड़ेगी। लेकिन एक बात मैं अभी आपने जो वीडियो बताया और जो वॉर ब्रेकिंग न्यूज़ बता रहे हैं, उसके अंदर जो इजराइल की तरफ से दिखाया जा रहा है कि भाई कहाँ तो बात हो रही है कि हम ईरान की जो मिसाइल कैपेबिलिटी है उसको बर्बाद करेंगे, ईरान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको बर्बाद करेंगे, लेकिन वो जो अटैक कहाँ हो रहा है, जैसे कि आपने बताया, ये जो सिविलियंस कैजुअलिटीज़ जो हो रही हैं, तो ये और सिविल कैजुअलिटीज़ जो हो रही हैं, ये सिर्फ एक कोलेटरल डैमेज नहीं है जो ईरान की तरफ से इसको बार बार इसको बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि इसके अंदर एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल भी, इसके अंदर एक जो लड़ाई का जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है वो एक अहम हिस्सा बने। और ये सब इस बात पे निर्भर करता है कि कितनी उसकी डैमेजेस हुई है। अभी कोई भी अपनी डैमेजेस जो मिलिट्री कैपेबिलिटी पे जो डैमेजेस हुई है वो कोई नहीं दिखाता, लेकिन इजराइल से भी जितने भी वीडियो अभी, ईरान से जितने भी वीडियो अभी तक भेजे गए हैं या जितने भी उनके मीडिया के थ्रू आए हैं, वो सिर्फ सिविलियन कैजुअलिटीज़ दिखा रहे हैं। तो सिविलियन कैजुअलिटीज़ से ये दर्शाता है कि भाई जितने भी जो इजराइल और अमेरिका की वो जो टारगेटिंग हुई है वो पूरी कामयाब नहीं हुई है। और ये जहाँ तक कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो बात है, तो सिविलियन कैजुअलिटीज़ विल आल्सो प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन असली बात जब तक आएगी, क्योंकि जिस तरह की ज्योग्राफी इन्वॉल्व है जी इस लड़ाई के अंदर, कि ईरान ऐसा देश है कि जो कि चारों तरफ से घिरा हुआ है, इजराइल उससे बहुत ज़्यादा दूर है, अमेरिका की तो बात ही नहीं, अमेरिकन कॉन्टिनेंट को तो वो उसकी काबिलियत के बाहर है जी। तो इन चीज़ों को इस बात को मद्देनजर रखते हुए ईरान का ये कोशिश रहेगी कि मिडिल ईस्ट के अंदर जितने मिलिट्री बेसिस हैं उनको वो टारगेट करता रहे, ताकि वो एक रेलेवेंट फोर्स बनी रहे।
और वो ये भी साफ कर रहा है कि वो दरअसल इन देशों पर हमला नहीं कर रहा, बल्कि जो यूएस के मिलिट्री बेस हैं या जो यूएस को सपोर्ट कर रहे हैं ईरान पर हमले के लिए, ये उसके लिहाज से कर रहा है, वो रिटेलिएशन यहां पर कर रहा है। लेकिन इस सबके बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, जिसके बारे में जिक्र हो रहा था। यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग रात 2:30 बजे भारतीय समय के मुताबिक यहां पर होगी। यूएनएससी की बैठक बुलाई गई है फ्रांस के आह्वान पर, फ्रांस की अपील पर यह मीटिंग बुलाई गई है। जाहिर तौर पर जो यूएनएससी के मेंबर हैं वो इसमें शामिल होंगे। ईरान और मिडिल ईस्ट के हालातों पर इसमें चर्चा होगी। क्या यूएनएससी से देर रात कुछ निकलकर सामने आएगा, ये एक बड़ा सवाल जरूर है। लेकिन फिलहाल इस वक्त लगातार अटैक्स हो रहे हैं। एक तरफ अमेरिका और इजराइल ईरान को टारगेट कर रहे हैं, ईरान में अलग अलग साइट्स को निशाना बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन के जरिए अटैक्स हो रहे हैं, और ये अटैक्स उसके यहां पर देखने को मिल रहे हैं। बहरीन, कुवैत, कतर, अबू धाबी, दुबई और इन तमाम जगहों पर नजर आ रहे हैं ये अटैक्स। मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी लगातार मेरे साथ यहां पर बने। संजीव, यूएनएससी पर भी एक रिएक्शन जरूर दीजिएगा कि पिछले दिनों में चाहे वो रूस का यूक्रेन पर अटैक हो, तब से 2022 के बाद से ही, ये 2026 अब आ चुका है, पिछले 4 सालों में यूएन कितना इंपावर्ड दिखा है। यूएनएससी में जो फैसले या जो डायरेक्शन आ रहे हैं, अमेरिका उसे कैसे ले रहा है, या इजराइल उसको कितनी गंभीरता से ले रहा है, इस पर एक टेक आपका। दूसरी बात ये, इस बार ईरान की प्रॉक्सी एक्टिव नजर क्यों नहीं आ रही है? उधर लेबनान में हिजबुल्लाह नजर नहीं आ रहा है, इधर यमन में हूती नजर नहीं आ रहे हैं, हमास भी इस वक्त पूरी तरह से ठंडा इस वक्त नजर आ रहा है, वरना वो 12 रोजा जंग में लगातार हूती और लेबनान की तरफ से भी फायर हो रहे थे ना। संजीव, देखिए, जहां तक प्रॉक्सीज का सवाल है, वो प्रॉक्सीज हमेशा सक्रिय इसीलिए होते थे कि ईरान की तरफ से उन्हें रसद मिलता था, उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट मिला करता था, और अमूमन ईरान की यह रणनीति होती थी कि कभी भी वो सामने आकर के नहीं लड़ता था। उसके जो प्रॉक्सीज होते थे, हमास हो या हिजबुल्लाह हो या हुतीज हो, यही लड़ा करते थे। और ये जो लड़ाई होती थी अमेरिकन या यूरोपियन इंटरेस्ट पर लाल सागर से लेकर के भूमध्य सागर तक कहीं भी होती थी, और पीछे बैठकर ईरान चीज़ों को निहारता था और अपने हिसाब से फिर वो अपनी चाल चला करता था। लेकिन सबसे पहले इस रणनीति में जो कि इजराइल और अमेरिका ने अपनाया है, इन्होंने सबसे पहले उसके प्रॉक्सीज को ख़त्म किया है। देखिए, हमास के खिलाफ किस तरह का एक्शन लिया गया इजराइल के द्वारा, वो बात सबों के सामने है, और उसी बहाने उन्होंने बाद में हिजबुल्लाह को भी ख़त्म किया या टारगेट किया, हुतीज को भी टारगेट किया। तो आज की तारीख में उनकी मारक क्षमता बहुत कम हो गई है, और वो कोई ऐसा अटैक लॉन्च करने की स्थिति में नहीं है जो कि इजराइल या अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रभावित करती हूँ, या फिर रेड सी से गुजरते हुए किसी शिप को वो खतरे में डाल सकती हूँ। वो खुद ही जो है एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अगर एक्टिव होते भी हैं तो उनके लिए बड़ी मुश्किलें सामने पेश आएंगी। अब रहा सवाल ये कि यूनाइटेड नेशन क्या कुछ करेगा। देखिए, यूनाइटेड नेशंस का गठन आपको याद होगा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसीलिए तो हुआ था क्योंकि अमेरिका ने अपनी ताकत इन इंस्टीट्यूशंस के पीछे लगाई थी, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस की बात हो, वर्ल्ड बैंक की बात हो, चाहे वो IMF की बात हो। धीरे धीरे ट्रंप के काल में अमेरिका ने ये ताकत धीरे धीरे खींचना शुरू कर दिया है वापस। नेटो की बात हो, आपने देखा कि किस तरह से नेटो से अपनी आस्था हटाते हुए, और उन्होंने कहा कि ये तो बेकार की व्यवस्था है, इसमें तो हमें ही खर्च होता है। यूनाइटेड नेशन को भी उन्होंने उसी तरह से डिक्राई किया और बोर्ड ऑफ पीस बना दिया। तो ऐसे में जबकि अमेरिका जो सबसे बड़ी ताकत हुआ करता था यूनाइटेड नेशन की, आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन का दफ्तर न्यूयॉर्क में ही तो है, वही जब इसमें अपनी आस्था व्यक्त नहीं कर रहा है, उसे लगता नहीं है कि ये किसी काम की चीज़ रह गई हैं, तो फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक का क्या मतलब हो जाता है। वैसे भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं रह गई है। लोग यही कह रहे हैं कि पुराने ज़माने की ये बॉडी है, और ये ऐसा एक पेश करती है नज़ारा जिसमें वो कहती कुछ भी है लेकिन सुनता कोई कुछ नहीं है। बहरहाल, आज 2:30 बजे की बैठक में क्या होता है, कैसे चाइना और रूस जो कि दोनों मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, वो बोलते हैं, इस पर नज़रें रहेंगी। लेकिन इनसे बहुत कुछ हो पाएगा, इस बात की गुंजाइश ज़रा कम है। लेकिन मेजर जनरल, आपके पास आऊंगा मैं भाटिया साहब, लेकिन उससे पहले एक वॉर ब्रेकिंग आपको बता दें, उसके बाद फिर आपसे बात होगी। इजराइल का ईरान पर फिर से हमला, बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। ईरान के मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाने का दावा यहां पर किया जा रहा है, और करीब 200 इजरायली फाइटर जेट्स पूरी तरह से तैयार हैं। सुबह से ही लगातार एक के बाद एक
रुक रुक कर अटैक करने की ये कोशिश हो रही है और दावा इस वक्त जो आईडीएफ है या इजरायली जो सोर्सेज है वो यही कह रहे हैं कि लगातार इसी तरह से अटैक्स इनको यहां पर करना है। दूसरी तरफ ईरान ने भी इजराइल पर पलटवार किया है, लेकिन ईरान ने इस बार जो स्ट्रेटजी अपनाई है उसको लेकर एक सवाल यहां पर जरूर बनता है। लेकिन फिलहाल इजराइल का ईरान पर हमला और उसके बाद रिटेलिएशन की ये कार्रवाई, 50 से ज्यादा मिसाइलों का ये फ्रेश अटैक इस वक्त यहां पर किया गया ईरान की तरफ से, जिस तरह से दावा किया जा रहा है। मेजर जनरल अरविंद भाटिया मेरे साथ यहां पर लगातार बने हुए। मेजर भाटिया, ईरान की स्ट्रैटेजी पर प्लीज थोड़ा सा डिस्क्राइब करें, क्योंकि इस बार ईरान की तरफ से जो मिसाइल और ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं वो इजराइल पर कम बल्कि मिडिल ईस्ट में जो यूएस मिलिट्री बेस हैं उसे ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। क्या इसकी एक वजह यह है कि पहले जो रडार एक्टिव हैं, इजराइल पर जब वो अटैक करने के लिए कोई मिसाइल दागेगा या कोई ड्रोन दागेगा वो रास्ते में ही न्यूट्रलाइज कर दिए जाए, तो पहले यहां के रडार और यहां के डिफेंस सिस्टम को खत्म किया जाए, उसके बाद एक बड़ा अटैक किसी ऐसी मिसाइल के जरिए किया जाए जिसकी मैक 10 या मैक 15 जिसकी स्पीड हो और वो इजराइल को जाकर इस बार बड़ा डैमेज करे। ईरान जो है उसके पहली बात तो वो एक डिफेंसिव लड़ाई लड़ रहा है, दूसरा वो ये चाहता है कि वो जो रीजनल वॉर की शेप ये कॉन्फ्लिक्ट ले ले ताकि प्रेशर जो बन सके वो जल्दी वॉर टर्मिनेशन की तरफ जाए। जहां तक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का है, जो दोनों स्पीकर ने बोला बिल्कुल वाजिब बोला कि इससे कुछ निकलने नहीं वाला, ये महज एक ऑप्टिक्स है, पर उसमें यही देखने वाला होगा कि ये जो प्रपोजल जो होता है उस पर जो वोटिंग होती है तो कितने लोग वॉर को टर्मिनेट करने की तरफ सहमति भरते हैं और कितने लोग इससे अब्सटेन करते हैं। वो एक इंटरेस्ट की तरफ से देखने वाली चीज होगी। लेकिन ईरान का जो अभी नजरिया है और जो उसका जो डिफेंसिव जो मैं कह रहा हूं काउंटर ऑफेंसिव जो लॉन्च किया है वो फाइनली उसने इजराइल को ही क्षति पहुंचानी है, क्योंकि वो भी जानता है कि इजराइल ही जो है उसका एनिमी नंबर 1 है और चाहे वो सैटन बोले, डेथ टू सैटन यूएसए को बोले, वो जानता है कि वो वहां तक नहीं पहुंच सकता। ये जो 12 बेस हैं इसमें 2 रडार उसने या एक थर्ड मिसाइल जो सिस्टम है जो बैटरी है उसको ध्वस्त कर दे, उससे कुछ नहीं हो रहा। उसका एम है कि इन 8 देशों से प्रेशर आए कि वो लड़ाई को रोका जाए। स्टेट ऑफ होर्मुज को भी बंद करने का यही एक कारण है, क्योंकि वो चाहता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी दबाव डाले, क्योंकि आपने खुद बोला 20% तेल, 33% गैस पूरे वर्ल्ड की यहां से सप्लाई होती है और जैसे मंडे आएगा तो मार्केट्स भी क्रैश करेंगी, ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी ऊपर बढ़ने शुरू हो गए होंगे। तो इसका जो पूरे देश की पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी पे जो इसका गलत प्रभाव पड़ेगा वो सामने आना शुरू हो जाएगा। कल इतवार का दिन है, बट मंडे से जरूर ये आपको हर मार्केट में आप ऑयल के दामों का जिक्र कर रहे थे कि एक अपडेट यहाँ पर मेजर जनरल निकलकर सामने आ रही है कि करीब पिछले 1 घंटे में 12% का हाइक यहाँ पर हुआ है ऑयल